यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है डे 6 और आज हम देखने वाले हैं जीएस पेपर थर्ड से इकोनॉमिक सेक्शन से हम लोग आज क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले हम लोग 5 क्लास में जो है जीएस पेपर फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ के टॉपिक कुछ कवर कर चुके हैं। जीएस पेपर थर्ड के कुछ टॉपिक आज देखेंगे। इसके बाद आने वाले समय में फिर से रिपीटेशन चालू होगा, ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तो आज बात करें सिलेबस की, तो यूपीएससी मेंस का जीएस पेपर 3 का सिलेबस जो अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा है उसके बारे में क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के जो है क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत उच्च मूल्य की करेंसी नोटों को बाजारों से वापस लेने का निर्णय लिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर विचार करते हुए इस कदम के संभावित लाभों और हानियों का विश्लेषण करिए। तो जैसा कि पहले लेक्चर में हम देखते आए हैं, तो सबसे पहले इसको हल करने का दृष्टिकोण आपका क्या होना चाहिए उसको समझेंगे। यानी इसको तो पहले देखेंगे कौन कौन से इसमें क्या डिमांड किया गया है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन चालू करेंगे। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि 2000 रुपये के नोट को वापस लेने के आरबीआई के हालिया कदम का उल्लेख करते हुए जो है अपने आंसर की शुरुआत करेंगे। मुख्य भाग में लिखेंगे इस तरह के जो कदम लिए जाते हैं उसके संभावित लाभ और उसके हानियों का आप उल्लेख करेंगे। फिर उसके अनुसार जो है आप निष्कर्ष लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे आंसर लिखा है इसका। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में लिख दिया है कि आरबीआई ने हाल ही में क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों के संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया है। 2000 मूल्य वर्ग के नोटों को नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण के बाद अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जारी किया गया था। तो ये हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब मेन पार्ट में हमने लिखा उच्च मूल्य की करेंसी नोटों को वापस लेने के संभावित लाभ और हानियाँ। तो सबसे पहले लाभ देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हमने लिखा है कि इससे काले धन और जालसाजी पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि इन नोटों को जमा करना और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रसारित करना आसान है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है, इससे डिजिटल भुगतान के साथ साथ वित्तीय समावेशन को भी प्रोत्साहन मिल सकता है, क्योंकि इससे लोग लेन देन में इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित हो सकते हैं। तीसरा लाभ ये हो सकता है कि इससे उच्च मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों के परिचालन लागत और संबंधित चुनौतियों को कम किया जा सकता है। चौथा लाभ इसमें हमने लिखा है कि यह निर्णय आरबीआई के क्लीन नोट पॉलिसी के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य संचलन वाले नोटों की गुणवत्ता और सस्ता में सुधार करना। ठीक है, इसके बाद हमने हानि के बारे में बताया है। हानि में सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है, इससे लोगों के लिए असुविधा व्यवधान की स्थितियां हो सकती हैं, विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए जो अपने दैनिक लेन देन के लिए नकदी पर निर्भर होते हैं तथा डिजिटल या बैंकिंग सुविधाओं तक उनकी पहुंच नहीं होती है। दूसरा इसमें लिखा है हमने, इससे प्रचलन वाली मुद्रा कमी हो सकती है, क्योंकि ये नोट 31 मार्च 2023 तक प्रचलन वाले कुल नोटों के मूल्य का लगभग 10.8% थे। तीसरी हानि ये हो सकती है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ छोटे व्यवसायी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र बड़े पैमाने पर नगद लेन देन पर निर्भर होते हैं। इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपने पुराने नोटों को बदलने या जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट हानि हमने इसमें पॉइंट में लिखा है, उच्च मूल्य वर्ग वाले नोटों को वापस लेने से तरलता अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है, और वैकल्पिक मूल्य वर्ग वाले नोटों को उपलब्ध न होने से इससे नगद आधारित लेन देन बाधित होने के साथ आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखिए आरबीआई के हालिया कदम से जो लिया था निर्णय उसको शुरुआत किया, लाभ लिखा, हानि लिखा। अब इसके बाद हम इसमें निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में हम लिखेंगे 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने के निर्णय से भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ और हानियां दोनों हैं। इससे काले धन पर अंकुश लगाने, जालसाजी को कम करने, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने, मुद्रा प्रबंधन को प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि इस फैसले में कुछ लोगों की असुविधा, नकदी पर निर्भर क्षेत्रों के लिए चुनौतियां, तरलता और मुद्रा प्रतिस्थापन के बारे में चिंताएं निहित हैं। इस नीति का सफल एवं प्रभावी कार्यान्वयन इन कमियों को दूर करने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को लिखा है। आप और बेहतर तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई अन्य सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 250 वर्ड में आपको लिखना है, इसमें पूछा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में डी डॉलराइजेशन बहुत न्यूज में था से गुजर रही है। इस प्रवृत्ति
हेतु उत्तरदायी अंतर्निहित कारक क्या हैं? भारत के संदर्भ में डी डॉलराइजेशन के उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो आपको उत्तर कैसे लिखना है, इसमें क्या क्या पूछा गया, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो आपको उत्तर की शुरुआत करनी है डी डॉलराइजेशन का इंट्रोडक्शन से। फिर मेन पार्ट में आपको लिखना है डी डॉलराइजेशन की प्रवृत्ति में योगदान करने वाले कारकों पर आपको जो है चर्चा करनी है। ठीक है, इसके बाद लिखना है डी डॉलराइजेशन से जुड़ी चुनौतियाँ। फिर इसके बाद जो है निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे लिखा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखा है डी डॉलराइजेशन वैश्विक वित्तीय लेन देन में अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को कम करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। हाल के वर्षों में डी डॉलराइजेशन की प्रवृत्ति देखी गई है। कई देशों द्वारा अपनी आरक्षित मुद्रा में विविधता लाई गई है तथा अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम किया गया है। इसके बाद इसमें मुख्य भाग में हम लिखेंगे डी डॉलराइजेशन की प्रवृत्ति में योगदान करने वाले कुछ प्रमुख कारक, ये हेडिंग डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें पहला कारक लिखेंगे भू राजनीतिक तनाव। ठीक है, आप ये हेडिंग डाल लीजिए या फिर ब्लू पेंसिल लेके अंडरलाइन कर लीजिए। अब इसमें लिखेंगे भू राजनीतिक तनाव में कुछ पॉइंट लिखेंगे, जैसे अमेरिका और अन्य देशों विशेष रूप से चीन, रूस के मध्य बढ़ते तनाव ने अमेरिका डॉलर पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से आर्थिक नीतियों को बदलाव में प्रोत्साहित किया है। अब इसमें कुछ उदाहरण दे देंगे। उदाहरण के लिए अमेरिका प्रतिबंध इसके प्रतिद्वंदी को मुक्त व्यापार में बाधा उत्पन्न करते हैं। फिर दूसरा इसमें प्रमुख कारक लिखेंगे अमेरिकी आर्थिक नीतियाँ। अब इसमें लिखेंगे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की संकुचनकारी मौद्रिक नीतियों के कारण अन्य देशों की पूंजी पलायन अमेरिका की ओर हुआ है, जिससे विदेशी निवेश में कमी आ सकती है जो कि इनके आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है। फिर इसमें लिखेंगे वित्तीय संकट का जोखिम। वैश्विक व्यापार में डॉलर प्रभुत्व से वैश्विक वित्तीय संकट का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में संकट का प्रभाव वैश्विक स्तर पर होता है। नेक्स्ट कारक लिखेंगे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं। भारत, चीन, रूस जैसी कई उभरती हुई अर्थव्यवस्था अपने घरेलू आर्थिक क्षेत्र में निवेश कर रही हैं, जिसके कारण स्थानीय मुद्राओं की ओर झुकाव में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता भी कम हुई है। नेक्स्ट जो है कारक की बात करें, वैकल्पिक मुद्राओं के उपयोग में वृद्धि। यूरो, येन, युआन जैसी वैकल्पिक मुद्राओं के प्रसार से वैश्विक लेन देन में अमेरिकी डॉलर का विकल्प प्रदान किया है। तो ये उसके कुछ प्रमुख कारक हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में अमेरिकी डॉलर की प्रमुख स्थिति के कारण डी डॉलराइजेशन देशों के लिए कई चुनौतियां पेश करता है। अब हम कारक की बात की, चुनौतियों के उनमें जो चुनौतियां शामिल हैं उनकी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहली चुनौती है पूर्ण परिवर्तनीयता राष्ट्रीय मुद्राओं का अभाव। यानी राष्ट्रीय मुद्राएं पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं है, कन्वर्टेबल नहीं है, जिसका अर्थ यह होता है पूर्ण परिवर्तनीय। उसको परिभाषित कर देंगे कि व्यापार की वैकल्पिक प्रणालियों और कई मुद्रा विनिमय प्रणालियों के उदय के बावजूद अमेरिकी डॉलर अभी भी अपना प्रभुत्व बनाए हुए है। ठीक है, तो इसमें हमने इसको परिभाषित कर दिया। उदाहरण के लिए हाल ही में रूस ने इसी कारण से भारत के साथ रुपया में व्यापार समझौते को निलंबित कर दिया। ठीक है, तो ये एक डी डॉलराइजेशन से कई देशों के लिए चुनौतियां बना हुआ। इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे पूर्ण परिवर्तनीयता यानी कन्वर्टेबिलिटी राष्ट्रीय मुद्राओं का अभाव है, इसलिए ये चुनौती का कारण बना हुआ है। नेक्स्ट जो मुद्दा है वो मुद्रा में उतार चढ़ाव। राष्ट्रीय मुद्राओं के मूल्य में डॉलर के सापेक्ष उतार चढ़ाव रहता है, जिसके परिणामस्वरूप देशों को अपनी आर्थिक नीतियों हेतु योजना निर्माण करने में जटिलता का सामना करना पड़ता है और व्यवसायों के लिए दीर्घकालिक निवेश करना भी मुश्किल रहता है। नेक्स्ट जो चुनौती होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं को सीमित उपयोग, एक ये भी चुनौती है। अब इसमें हमने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिससे प्रतिस्पर्धा करना राष्ट्रीय मुद्राओं के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। इससे देशों के लिए पारस्परिक व्यापार करना, व्यवसाय के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना कठिन हो सकता है। नेक्स्ट जो चुनौती आती है उसमें आता है डॉलर पर निर्भरता। कई देश व्यापार और वित्तीय लेन देन के लिए डॉलर पर अत्यधिक निर्भर हैं, जो उन्हें डॉलर के मूल्य परिवर्तन और अमेरिकी सरकार की नीतियों के प्रति संवेदनशील बनाता है। इसके बाद हमने हेडिंग डाला है वित्तीय अस्थिरता। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में डॉलर का प्रभुत्व अन्य देशों की वित्तीय अस्थिरता में योगदान कर सकता है, क्योंकि ऐसे देश वित्तीय संकटों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक है, अब उपाय की चर्चा करेंगे। चुनौतियों को जो है हमने देख लिया। अब इससे उत्पन्न चुनौतियों के समाधान हेतु भारत निम्नलिखित उपाय कर सकता है, ये हेडिंग डालेंगे। इसमें पहला उपाय लिखेंगे विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाना। ठीक है, भारत यूरो, येन, युआन जैसी अन्य मुद्राओं में निवेश करके अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता ला सकता है, जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है। दूसरा
इसमें उपाय किया जा सकता है स्थानीय मुद्राओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हमने लिखा है भारत की स्थानीय मुद्राओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित कर सकता है, जैसे कि भारतीय रुपया जो कि वैश्विक लेन देन में अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता को कम कर सकता है। इसमें देखिए लाइन चेंज करके हमने लिखा है अपने व्यापार भागीदारों के साथ रुपया में व्यापार समझौते के लिए भारत द्वारा जोर देना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, हमने इसकी भी चर्चा कर दी। नेक्स्ट जो उपाय किया जा सकता है घरेलू बाजारों का विकास करना। अब इसमें लिखेंगे भारत अपने घरेलू बाजार विशेष रूप से बॉन्ड बाजार को विकसित कर सकता है जो विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकता है, विदेशी पूंजी पर भारतीय निर्भरता को कम कर सकता है। अन्य उपाय में हमने लिखा है अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। भारत अन्य देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत कर सकता है, विशेष रूप से उन देशों के साथ जो अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं, जैसे चीन और रूस आदि, जो व्यापार और निवेश के नए अवसर प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने उपाय को बताया। अब इसमें निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, निष्कर्ष में हमने लिखा है वैश्विक अर्थव्यवस्था में डी डॉलराइजेशन की प्रवृत्ति भारत के लिए चुनौतियाँ और अवसर दोनों प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाकर स्थानीय मुद्राओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देकर अपने घरेलू बाजारों को विकसित कर या अन्य देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करके भारत डी डॉलराइजेशन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान कर सकता है, इसके द्वारा निर्मित अवसरों का लाभ उठा सकता है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। तो इस क्वेश्चन ने जो डिमांड किया था उसका समावेशन हमने 250 वर्ड में कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी 250 वर्ड में लिखना है। जिसमें पूछा गया है विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने में सरकार की मेक इन इंडिया पहल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। अब इसमें क्या लिखना है आपको, सबसे पहले आपको मेक इन इंडिया और उससे संबंधित पहलों का संक्षिप्त इंट्रोडक्शन देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत करनी है। फिर उसमें विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने में इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। इसके बाद इसकी प्रभावशीलता में सुधार के उपायों को सुझाव देते हुए इसका निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, निष्कर्ष में आपको उपाय के बारे में लिखना है। तो आप जो है एक लंबा आंसर 250 वर्ड में लिख सकते हैं। अब इसकी शुरुआत हमने की है भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह सर्वविदित तथ्य है कि विनिर्माण क्षेत्र किसी भी देश की समृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया पहल शुरू की थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसमें इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब मुख्य भाग में हमने लिखा है, सबसे पहले लिखा है मेक इन इंडिया पहल के बारे में। तो इसमें हमने लिखा यह पहल ऑटोमोबाइल, विमानन, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन विनिर्माण, रक्षा विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, फार्मास्यूटिकल सहित 25 क्षेत्रों पर केंद्रित है। सरकार ने 2023 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 16% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है सरकार ने इस पहल को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है, जैसे कुछ उड़ान भी देना पड़ेगा, लिखना है उसके बारे में, जैसे विदेशी निवेश मापदंडों में सुलभ बनाना। अब इसमें हमने लिखा है सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश मानदंडों में सुलभ बनाया है। लाइन चेंज करके हमने लिखा है सरकार ने रक्षा, रेलवे, विनिर्माण सहित कई क्षेत्रों में 100% FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इसी में लिखेंगे और संरचनात्मक विकास। ठीक है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इसमें हमने लिखा सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों जैसी बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। लाइन चेंज करके इसमें लिखा है सरकार के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ आधुनिक और कुशल शहरों के निर्माण के लिए स्मार्ट सिटी पहल भी घोषणा की है। ठीक है, तो जिस प्रकार आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने कैसे पॉइंट वाइज जो है लिखा है, इससे पढ़ने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया हमने कौशल विकास, तो कौशल विकास में हम देखेंगे क्या लिखेंगे, कौशल विकास में लिखेंगे सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र के लिए कुशल जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया पहल की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य 2023 तक 400 मिलियन लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमने लिखा है बौद्धिक संपदा अधिकार। सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा हेतु विभिन्न उपायों की घोषणा की है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, उसमें लिखना था हम लोगों को मेक इन इंडिया पहल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो उस मूल्यांकन में हम लिखेंगे मेक इन इंडिया
पहल की प्रभावशीलता हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे मेक इन इंडिया पहल भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने में काफ़ी हद तक सफल रही है। इसकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं, जैसे अब फिर इसमें हेडिंग डालेंगे या फिर आप ब्लू पेन से लिख के अंडरलाइन कर दीजिएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि होना, इस पहल से विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई का प्रवाह उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डीपीआईआईटी के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई का प्रवाह 2013-14 से 17.4 यूएस यानी बिलियन डॉलर से बढ़कर 2020-21 में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि होना। अब इसमें हमने लिखा है मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत के बाद विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 2014 में 16% से बढ़कर 2019 में 17.4% हो गई है। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें और लिखा है कि डीपीआईआईटी के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई का प्रवाह 2013-14 में 17.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2020-21 में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात की, नेक्स्ट जो पहल की गई है उसमें लिखा है जीडीपी के विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि होना। ठीक है, तो मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत के बाद विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 2014 में 16% से बढ़कर 2019 में 17.4 हो गई है। इसके बाद इसमें डाला हमने घरेलू विनिर्माण में वृद्धि होना। अब इसमें लिखा इस पहल से भारत के घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। फिर इसमें लाइन चेंज किया है, पूर्व में आयात किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों का उत्पादन भारत में शुरू हुआ है। उदाहरण के लिए सैमसंग ने मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में स्मार्टफोन का निर्माण शुरू किया है। फिर नेक्स्ट इसमें लिखना है रोजगार में वृद्धि होना। इस पहल से विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार 2012-13 में 51.1 मिलियन से बढ़कर 2019-20 में 55.2 मिलियन हो गए। ठीक है, इसके बाद अब इसमें चुनौतियों की चर्चा करेंगे, तब हेडिंग डालेंगे हालांकि मेक इन इंडिया पहल की अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ चुनौतियां विद्यमान हैं जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है, जैसे आधारभूत ढांचा। अब इसमें लिखेंगे पर्याप्त अवसंरचना की कमी, जैसे सड़क, बंदरगाह, बिजली आपूर्ति भारत के विनिर्माण क्षेत्र में समझ प्रमुख चुनौतियों में से एक है। फिर इसमें लाइन चेंज करेंगे, इसमें लिखेंगे विनिर्माण क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में और अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो चुनौती है उसमें लिखेंगे जटिल विनियामक वातावरण यानी रेगुलेशन। विनियामक वातावरण को सरल बनाने के सरकार के प्रयासों के बावजूद अभी भी बहुत सारे जटिल नियम प्रक्रियाएं हैं जिनका भारत में व्यवसाय शुरू करने के लिए पालन करने की आवश्यकता होती है। फिर इसमें लाइन चेंज करके हमने लिखा है सरकार को विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए विनियामक वातावरण और सरल बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो चुनौती है उसका समाधान करने के लिखेंगे कुशल कार्यबल। हालांकि सरकार ने विभिन्न कौशल विकास योजनाएं शुरू की, फिर भी विनिर्माण क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की कमी है। इसमें लाइन चेंज करके फिर हमने लिखा है सरकार को श्रमिकों को कौशल बढ़ाने के लिए और अधिक पहल करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष में हम जो है उपाय लिखेंगे जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। तो निष्कर्ष में मेक इन इंडिया पहल की प्रभावशीलता के सुधार के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, ये हम लिखेंगे। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर लाइन चेंज करके हेडिंग डालिएगा बुनियादी ढांचे के विकास पर बल देना। अब इसमें लिखिए सरकार को बुनियादी ढांचे के विकास में और अधिक निवेश करना चाहिए, जैसे अधिक बंदरगाह, हवाई अड्डों का निर्माण करने के साथ सड़क नेटवर्क में सुधार करना। फिर लाइन चेंज करके उदाहरण देंगे। उदाहरण के लिए सरकार सागरमाला परियोजना जैसी बड़ी पैमाने की परियोजना शुरू कर सकती है जिसका उद्देश्य देश के बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना, उनकी दक्षता में वृद्धि करना। नेक्स्ट उपाय हम लोग सुझाएंगे नियमों को सुलभ बनाना। भारत में व्यवसायों का संचालन आसान बनाने के लिए सरकार को नियामक वातावरण को सरल बनाने की आवश्यकता है। फिर उसमें उदाहरण देंगे। उदाहरण के लिए सरकार व्यवसाय शुरू करने की आवश्यक सभी विनियामक अनुमोदनों के लिए एकल विंडो प्रणाली शुरू कर सकती है। नेक्स्ट उपाय हम बताएंगे कौशल विकास में वृद्धि करना। सरकार को विनिर्माण की मांग को पूरा करने के लिए श्रमिकों को कौशल बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लाइन चेंज करके उसमें लिखेंगे श्रमिकों को नौकरी के साथ प्रशिक्षण देने हेतु सरकार उद्योगों के साथ सहयोग कर सकती है। ठीक है,
इसके बाद हम लास्ट सुझाव देंगे अनुसंधान यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार को अनुसंधान विकास को बढ़ावा देना चाहिए। उदाहरण उसमें देंगे, उदाहरण के लिए सरकार विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे अधिक अनुसंधान विकास केंद्र स्थापित कर सकती है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को टैकल किया। अगर आपको और कोई इससे बेहतर आंसर लिख सकते हैं तो आप ज़रूर कोशिश करिएगा। ठीक है, अब आज के लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो इसमें पूछा गया, हाल के वर्षों में भारत में उच्च मुद्रास्फीति दर का अनुभव किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के प्रमुख कारणों पर चर्चा करते हुए इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। 250 वर्ड में ये भी लिखना है। अब देखते हैं इसको, क्वेश्चन को तोड़ते हैं, इसमें क्या क्या पूछा गया है। तो अगर क्वेश्चन की शुरुआत करना होगा तो इसमें लिखेंगे, हाल के वर्षों में हुई मुद्रास्फीति और उसके स्तरों का उल्लेख करते हुए यहाँ से उत्तर की शुरुआत करेंगे। इसके बाद जो मेन पार्ट में हम लिखेंगे, मुद्रास्फीति को कम करने के सरकार के जो द्वारा प्रयासों और मुद्रास्फीति पर उन प्रयासों के प्रभाव की चर्चा करेंगे। फिर जो निष्कर्ष लिखेंगे उसमें कुछ सुझाव देते हुए निष्कर्ष जो है हम लोग लिखेंगे। चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे लिखा है। सबसे पहले हमने शुरुआत की, मुद्रास्फीति एक ऐसी आर्थिक घटना है जो समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के मूल स्तर में सामान्य वृद्धि का कारण बन सकती है। भारत ने हाल के वर्षों में उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की गई है, जहां उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति यानी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन औसतन 6% से अधिक रहा। पिछले वर्ष यह 7.5% से भी अधिक थी। अब इसमें हेडिंग डालेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति के प्रमुख कारण। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रूस यूक्रेन तनाव। अब इसमें लिखेंगे, रूस और यूक्रेन जैसे दो प्रमुख व्यापार मार्गों के बाधित होने और रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला गंभीर रूप से प्रभावित हुई। उसके नतीजतन तेल की कीमतों में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ गई। स्लिप ओवर प्रभाव से भारत भी प्रभावित रहा। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, उच्च खाद्य मुद्रास्फीति। उच्च खाद्य मुद्रास्फीति विशेष रूप से गेहूं, मक्का जैसी अनाज फसलों की कीमतों में वृद्धि से भारत की मुद्रास्फीति स्तर में वृद्धि हुई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग डालेंगे, कोर इन्फ्लेशन यानी कोर मुद्रास्फीति। इसमें लिखेंगे, एक अध्ययन के अनुसार 2022 के अंत तक कोर इन्फ्लेशन जो था वो 6.1% से बढ़कर 6.2% हो गया। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, फर्मों द्वारा उच्च उत्पादन लागत को उपभोक्ताओं पर भारित किया जाना, यानी इस वजह से मुख्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति साल दर साल बढ़ती जा रही थी, जबकि सेवाओं की मुद्रास्फीति कम हो रही थी। अब महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हेडिंग, आरबीआई द्वारा रेपो रेट में वृद्धि करना। आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति द्वारा समय समय पर रेपो में वृद्धि की जाती है। दूसरा जो है इसमें उपाय की बात करें, दलहन पर आयात शुल्क में कमी करना, यानी भारत में दालों के अधिक किफ़ायती बनाने के लिए सरकार ने दालों पर आयात शुल्क में कटौती की है या इसे समाप्त कर दिया है। अब इसमें हेडिंग चेंज करके लिखेंगे, लाइन चेंज करके लिखेंगे नए पैराग्राफ में, सरकार ने किसानों को दलहन की फसल बोने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं ताकि भारत में दालों का उत्पादन बढ़ सके। नेक्स्ट उपाय जो सरकार ने किया उसमें खाद्य तेल के आयात को कर मुक्त यानी टैक्स फ्री बनाना। पिछले 3 वर्षों से लगातार खाद्य तेल और आयात को लगभग कर मुक्त कर दिया ताकि खाद्य तेल आपूर्ति आसान हो सके। जो नेक्स्ट उपाय किया, पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में कटौती करना। पिछले वर्ष सरकार ने वस्तुओं और रसद की कीमतों में कमी लाने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उत्पाद शुल्क में कटौती करने की घोषणा की थी। ठीक है, इसके अलावा चीनी के निर्यात को सीमित करना। पिछले वर्ष सरकार ने देश में पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने और चीनी की अप्रत्याशित कीमतों से बचने के लिए एथेनॉल उत्पादन बढ़ाकर कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए चीनी के निर्यात को सीमित कर दिया और यह सीमा अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दी गई। इसके बाद गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना। सरकार ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के तहत मई 2022 में तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, अब इसमें चर्चा करेंगे महंगाई पर काबू पाने में ये कदम कितने प्रभावी रहे। ठीक है, असेसमेंट भी करेंगे। तो उपयुक्त उपायों के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति के स्तर में काफ़ी कमी आई है। इसमें लाइन चेंज करके लिखेंगे, विनिर्मित वस्तुओं, ईंधन, बिजली की कीमतों की कमी के कारण थोक मूल्य मुद्रास्फीति जनवरी में लगभग 4.5% से गिरकर 2 वर्षों के निम्न स्तर पर आ गई। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, खुदरा मुद्रास्फीति
भी मार्च में लगभग 5.5% से गिरकर 16 महीने के निचले स्तर पर आ गई, क्योंकि इस दौरान खाद्य कीमतों में कमी देखी गई। अब इसमें जो है हमने इसकी चर्चा कर ली, अब निष्कर्ष की चर्चा करेंगे। निष्कर्ष में हम लिखेंगे, भारत में मुद्रास्फीति बढ़ती उत्पादन लागत, उपभोक्ता मांग सहित आंतरिक और बाह्य कारकों से प्रभावित होती है। सरकार द्वारा महंगाई को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय कुछ हद तक सफल भी साबित हुए, लेकिन संरचनात्मक सुधारों को लागू करने, कृषि विविधीकरण पर बल देने, जलवायु अनुकूलन, कृषि को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के रूप में इस दिशा में अभी भी बहुत सारे प्रयास किए जाने बाकी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आज का टारगेट पूरा हुआ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी NIS, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डे 7 के साथ, नए टॉपिक के साथ। GS फर्स्ट को देखेंगे।